नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 5वां अध्याय। भूगोल का जो 5वां अध्याय आप लोग का क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। मतलब कि खनिज के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ऊर्जा संसाधन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय एकदम जबरदस्त है और भैया जबरदस्त तरीका से हम आपको समझाते भी हैं, है कि नहीं। भूगोल, एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा बताओ भूगोल किसको कहते हैं। कहते हैं सर जिसको भूल जाओ उसे भूगोल कहते हैं। बोले नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, भूलने वाला चीज है ही नहीं। तो बोला सर हम तो भूल जाते हैं। बोले मेरा वीडियो देखो, भूल ही नहीं पाओगे। इतने जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी भूल नहीं पाइएगा, भूगोल को पूरा याद होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और ये वीडियो जो होगा लंबा होगा क्योंकि ये वीडियोज है वन शॉटेड है। आप लोग को पता है जो भी अध्याय मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो सभी वन शॉट ही रहता है। एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा अध्याय कंप्लीट करवा देते हैं। ओके, साथ ही हम आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। आप लोग जानते ही हैं क्या कि आप लोग का जो इतिहास है, इतिहास जो है आप लोग का, तो भाई इसका जो है पूरा बुक जो है सभी अध्याय को मैंने एक जबरदस्त तरीका से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। और दूसरी बात साथ में ये भी समझ लीजिए, सभी अध्याय का जो क्वेश्चन आंसर है ना बबुआ, वो अरे भाई क्वेश्चन आंसर मैं गलत लिख रहा हूँ, गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग का, क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग का वो भी मैं करवा रखा हूं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओके, और भूगोल तो आपका 4 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, वो भी कंप्लीट है तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। देखिए तैयारी करना है तो जबरदस्त तरीका से कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में इधर उधर देखने से देखना ना है, एक क्वेश्चन देखना फाड़ देना, यार ये तो पढ़ाए हैं, है कि नहीं। तो शुरू करें। यही एनर्जी आप लोग को रखना है शरीर में, शुरू से लेके अंत तक मजा आ जाएगा। आप लोग का साथ जब हो तो बात ही कुछ और होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे खनिज कहते किसको हैं, खनिज किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में समझेंगे एकदम जबरदस्त तरीका से। ओके, आइए। एकदम जो भाषा होगा ना, एकदम ऐसा भाषा होगा जो किताब वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपना भाषा, खुद का भाषा मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ओके, आ जाओ भाई। सबसे पहले समझ लो कि खनिज कहते किसको हैं भाई, खनिज किसको कहते हैं। और सर पता नहीं खनिज किसको कहते हैं। भाई ये लोहा जो आप लोग देख रहे हो ना, अबरक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जास्ता, चूना, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है, खनिज ही है, खनिज ही है। अब कहेंगे सर खनिज कहते किसको, ये तो बता दो। खनिज कहते हैं जो खदान से खोद कर निकाला जाता है उसे ही खनिज कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो सिंपल भाषा में यही आप लोग को याद रखना है कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम है, जैसे लोहा हो गया, अबरक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, नमक हो गया, जास्ता हो गया, चूना पत्थर हो गया। बहुत सारे खनिज हैं लेकिन सबका तो अभी उपयोग नहीं हो रहा है, सबका उपयोग नहीं हो रहा, ढूंढा जा रहा। और भी खनिजें हैं जिसको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, लेकिन बहुत वैसे खनिज है जिनका अभी तक जो है उपयोग नहीं हो रहा है। उनके बारे में जानेंगे तभी तो उपयोग होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे खनिज है लेकिन सभी का उपयोग नहीं होते, बहुत कुछ खनिजों का उपयोग होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-4 नाम बताया, लोहा, अबरक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जास्ता, चूना पत्थर, ये सब भी तो खनिज ही है लेकिन इनका उपयोग हो रहा है ना, है कि नहीं। चलो, उपयोग होता है जब उनके बारे में जानते हैं तभी तो उपयोग होता है। अब डिजिटल बोर्ड है, पहले टीवी था ना, इसको टच बना दिया, कंप्यूटर लगा दिया तो इस पे टच से लिखा रहा है तो ये क्या हो गया, उपयोगी हो गया, है कि नहीं। अब ये पानी का बोतल, पहले इसका कोई आकार होगा, ये प्लेट होगा सीधा सीधी, इसको गोल बना दिया, इस पे पानी रखा जा रहा। जब उपयोग होता तभी तो हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं। नॉलेज होना चाहिए ना उपयोग करने की। दुनिया का कोई चीजें बेकार नहीं होता और कोई इंसान बेकार नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें गुण होता, बस उसकी गुण को पहचानने की कमी है। ओके, आ जाओ। ये संसाधन जो है, संसाधन सबसे पहले मैंने आप लोग को बता रखा भैया, संसाधन किसको कहते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं।
जो जिससे हमारी जरूरत आवश्यकता पूर्ति हो जाए, वही तो है संसाधन। और क्या है? कुछ है नहीं है। तो संसाधन जो है क्या है? आधुनिक अभी का जो युग है, आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार का क्या है? स्तंभ है। अगर संसाधन ना होता, ये जो गाड़ी पे चढ़ के हूं करते हैं तो फिर आप हूं नहीं करते, ऐसे पैदल चलते टुघुर मुघुर के। पहले के जमाना में यही होता था। और संसाधन इतना विकसित हुआ, पूछिए मत भैया। मैंने पहली बार जो फोन आया था ना, इसे करके जो बात किया जाता था, यहाँ तक तो वायर लगा रहता था, वो फोन आया, चलो हमने सोचा ये तो वायर लगा हुआ इस तरह से बात हो जाता है, ठीक है। दूसरी बार मैंने देखा बिना वायर वाला फोन, ऐसा वाला फोन देखा, तो चलो नेटवर्क से हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ दिनों बाद देखे कि टच वाला फोन आ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद देखा सामने सामने बात हो रहा है, मुँहा मुँही बात कर रहा, हाँ बोल भाई क्या हाल चाल है, वीडियो कॉलिंग चलने लगा। अब किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि यहीं से कहेगा खाना दे दो, तो ऐसे कह आ जाए खाना, कुछ भी हो सकता है कि नहीं जी। तो यही धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और उसी प्रकार से आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है संसाधन को। संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। दुनिया के हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ लो, वो क्या है? संसाधन है। 2000 से अधिक अभी खनिज का पहचान किया जा चुका है। 2000 से अधिक खनिज को जो है पहचान किया जा चुका है, लेकिन 30 खनिज का ही उपयोग किया जाता है। भैया 2000 खनिज का जो है पहचान कर लिया कि भैया ये खनिज है, लेकिन अभी सिर्फ 30 खनिज का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं? समझ में आया? भारत में 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। अगर पूछा कि भारत में कितने खनिज, तो भैया बता देना 100 खनिज है या 100 से अधिक खनिज है। भारत में खनिज का सर्वेक्षण एवं विकास की दिशा में जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ओके भाई, यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं। खनिज तो समझ लिया आप लोग, अयस्क समझ लीजिए। अयस्क क्या होता है? ठीक है, लोहा, मैग्नीज, अबरक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप खनिज अयस्क में पाया जाता है। लोहा, मैग्नीज, अबरक का जो अंश होता है, थोड़ा सा उसका जो गुण होता है, उसी का मिश्रित को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। प्राकृतिक क्या होता है भाई? गॉड ऑफ गिफ्टेड, नेचुरल, जो हवा है, पानी है, वायु है, धरती है, ये सब क्या है? प्राकृतिक। भगवान का दिया हुआ चीज जितना भी है वो प्राकृतिक ही है। और प्राकृतिक के साथ बेटा खिलवाड़ नहीं करने का। अगर प्राकृतिक के साथ खेलोगे और जिस दिन प्राकृतिक खेलना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत होगा। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल जीवन देता है और जल जीवन लेता भी है। अब कैसे सर? देखो भाई, जल से पानी पिए तो जल का आपका प्यास बुझ गया, आपका जीवित हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन पानी बाढ़ आ गया हुमच के पूरा, तो उस दिन जिसको तैरने नहीं आता वो डूबी हो जाता। तो जल जीवन देता है, जल जीवन लेता भी है। प्राकृतिक में बहुत सारे वैसे उदाहरण हैं, इसलिए प्राकृतिक के साथ छेड़खानी नहीं करने का। ओके, आ जाइए। अब खनिज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन से सर? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। धात्विक और अधात्विक। अब यहाँ पे सर धात्विक क्या होता है और अधात्विक क्या होता है, ये तो समझाओ। जिसमें धातु होता है, जिसमें क्या होता है? धातु होता है, और जिसमें धातु नहीं होता है। सिंपल से अपना भाषा में, जिसमें धातु नहीं होता है, ठीक है, जिसमें धातु नहीं होता है। धात्विक खनिज में धातु होता है और धात्विक खनिज में धातु नहीं होता है। खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसको कहेंगे? जिसमें धातु होता है। और धात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में आप समझते चलिए। मजा आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत हो रहा है, समस्या है कि नहीं? देखो इसी तरह से पढ़ना है, मजा मजा लेके, ठीक है, मजे में जिंदगी कट जाएगी। तो धात्विक खनिज किसको कहेंगे? वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है। जैसे उदाहरण हो गया, धात्विक खनिज पूछा कौन कौन से है, तो याद रखना है मैग्नीज, लोहा अयस्क जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। ये क्या है? धात्विक खनिज है, ठीक है। ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज। ओके। और धात्विक में मैंने आप लोग को बताया कि वैसा खनिज जिसमें
धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, अबरक हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, ये हो गया अधात्विक खनिज। कोई दिक्कत जी नहीं ना। ये देखिए ये लोग का अपना अलग ही रंग रूप रहता है, ठीक है, धुसराहा टाइप का ये रहता है अधात्विक। ठीक, आइए आइए अब यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं पंकज स्टडी सेंटर, ठीक है, यही बताना है नहीं जी। जो बच्चे को पढ़ने के बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और चाह रहे हैं कि कोर्स परचेज कर लें या इसका पीडीएफ हमें मिल जाए तो कैसे मिलेगा वो बताते हैं। आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए बाबू क्या करना होगा, इस नंबर पे आप लोग को कॉल करना होगा 85 81 80 29 29, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैं आप लोग को जो सामाजिक विज्ञान आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण ये तो मैं 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो पंकज सर है ना, पंकज सर आपके जो हैं मैथ पूरा खत्म कर रखे हैं, ठीक है, देख लेना है। और साइंस ये दोनों जो हैं पंकज सर पढ़ाते हैं, ओके। और पंकज सर जो हैं आपका हिंदी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये सब जो भी वीडियो होगा एकदम क्वालिटी कंटेंट में होगा, ये नहीं कि एक वीडियो का 10-10 पार्ट होगा, नहीं। जहाँ तक मैंने देखा अगर अधिक से अधिक चीज़ों को हमें समझाना पड़ता है, अधिक लंबा हो जाए तब जाके हम लोग पार्ट 2 करते हैं, नहीं तो 1 शॉट में ही खींच देते हैं, ओके, वो भी ज़बरदस्त तरीका से। अब देखो भाई आप लोग को यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, क्या पंकज स्टडी सेंटर सर्च करेंगे और सर्च करने के वाला ये लोगो आएगा, लोगो पे क्लिक करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे के वीडियो नहीं मिल पाता है, ठीक है, वीडियो नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे देखो वीडियो में आना है, ठीक है, पहले होम पेज हो गए, वीडियो में आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। इधर थोड़ा बिहार बोर्ड वाला है, अगर बिहार बोर्ड के हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी तो अभी हम आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और 11th का भी मैथ चल रहा है आप लोग का, तो जैसे यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग को मैथ साइंस का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे क्या करना है बेटा, व्हाट्सअप करना है, ठीक है, और बोलना है सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना, बहुत कम सस्ता, ठीक है, सस्ता लूट लेना है, ओके। आ जाओ भाई, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आइए, तो मैंने आप लोगों को धात्विक और अधात्विक बता दिया। खनिज 2 प्रकार के, धात्विक खनिज किसको कहेंगे, जिसमें धातु होगा, वो धात्विक। और अधात्विक किसको कहेंगे, जिसमें धातु नहीं होगा, ओके, ये चीज समझ गए। अब दोनों में अंतर कभी कभी पूछ देता तो मैंने सोचा समेट देते हैं इसी में, ओके। तो धात्विक और धात्विक में अंतर देखना है, ठीक है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज में क्या होता है, धातु होता है, और जब इसको गलाइएगा तो धातु ही प्राप्त होगा। लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पे धातु प्राप्त नहीं होता। ये 2 पॉइंट आप लोग को आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कठोर और चमकीला होता है। ये क्या होता है, कठोर और चमकीला होता है। जैसे कि मैंने आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना, धातु और धातु क्या होता है, चमकीला होता है, और धातु चमकीला नहीं होता है। तो धात्विक हो गया, यहाँ पे धात्विक खनिज हो गया, ये कठोर भी होता है और चमकीला होता है, लेकिन ये इनका अपना चमक होता है, इनका अपना धुसराहा वाला चमक होता है, ठीक है, इनका अलग ही चमक रोशनी मारता है। ये प्रायः अपने आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, और ये जो है प्रायः परतदार चट्टान में पाया जाता है, और इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। जैसे कि धातु में आप लोग पढ़े होंगे, धातु को पीट कर तार बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। ये पथरीला टाइप का होता है, जैसे मारेंगे हथौड़ा ये चूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ सिंगल लाइन खींच देना है, ओके। कोई दिक्कत जी समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ आगे हम लोग समझते हैं खनिज संसाधन का वर्गीकरण जो हुआ है किस प्रकार से, ये समझ लीजिए। तो खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या होता है, लौह युक्त खनिज होता है। धात्विक खनिज को 2 भाग में बांटा जाता है, एक लौह युक्त खनिज, एक अलोह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज में वैसा खनिज
खनिज जिसमें, अपने भाषा में, जिसमें लौह या लोहा का अंश होता है, और अलौहयुक्त खनिज में वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश या मात्रा नहीं होता है। ओके, ये हो गया। तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज को 2 भाग में बांटा गया, एक लौहयुक्त खनिज, एक अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज हो गया वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश होता है, और लौहयुक्त खनिज में वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है। उसी प्रकार से धात्विक खनिज की अगर मैं बात करूं, अधात्विक खनिज का, तो 2 भाग में विभाजित है, एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज, जिसमें वैसा खनिज, लिख देते हैं हम, वैसा खनिज जिसमें कार्बन का मात्रा होता है। और इधर क्या हो जाएगा? वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया ये चीजें? आइए इसी चीज को हम लोग और भी डिटेल से समझते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। जिस धात्विक खनिज में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाता है। जैसे मैग्नीज हो गया आपका, निकेल हो गया, निकल लिखा हुआ, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया। और अधात्विक खनिज जिन धात्विक खनिज में लोहा का अंश न्यून मतलब कम हो, ठीक है, नहीं के बराबर ही या नहीं होता है, वह लौहयुक्त खनिज होता है। जैसे सोना में लोहा होगा जी? नहीं होगा। चांदी में लोहा होगा जी? नहीं होगा। सीसा में लोहा होगा जी? नहीं होगा। बॉक्साइड में लोहा है जी? नहीं है। टीन में लोहा है? नहीं है। तांबा में है? नहीं है। ये सब हो गया, कोई दिक्कत? जो मैंने परिभाषा पहले बता रखा। कार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म होता है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनता है। जो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले पढ़ा रखा था, कोयला किस प्रकार से उत्पादित होता है, मतलब कोयला का भंडार कैसे होता है, सीधी बात समझे तो अपने भाषा में। तो भाई कोयला का भंडार होता है, बहुत पहले जो है पेड़ पौधा जो है नीचे जमीन में धस उस गया, जानवर उनवर धस गया, वही सब धीरे धीरे सड़ करके क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसमें क्या होता है? जीवाश्म होता है, ये पृथ्वी में दबे एवं पादप जीवों को परिवर्तित होने से बनता है। ठीक है, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम आदि। और कार्बनिक इसमें जीवाश्म नहीं होता, जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइड हो गया, ये सब। ठीक है, अभ्रक वगैरह में जो है उसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो वो 2 परिभाषा आप लोग जिस प्रकार से मर्जी हो याद कर सकते हैं। लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में भी अंतर पूछा जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज, जिन खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है तथा जिनका उपयोग लौह एवं इस्पात बनाने की क्रिया में किया जाता है, लौहयुक्त खनिज कहलाता है। जैसे लोहा, लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, ये सब हो गया। इधर लिखना, जबकि जिन खनिज में लोहा का अंश न्यून या न के बराबर बिल्कुल नहीं भी होता है, तो वे अलौह खनिज कहलाता है। जैसे सोना हो गया, सीसा हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब चीजें। अब देखो दूसरा कि लौह खनिज में स्लेटी, घूसर, मटमैला आदि रंग का होता है, जबकि अलौह खनिज में अनेक रंगों का हो सकता है। अलौह खनिज जो है अनेक रंगों का होता है। लौह खनिज रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, और अलौह खनिज जो है खनिज सभी प्रकार के चट्टान में मिल जाते हैं। बस इतना अंतर आप लोग को लिख देना है।
अब लौह अयस्क, लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोहा जो है आज के डेट में लोहा ही सब कुछ। लोहा के बिना अपना तो रेलगाड़ी बना सकते हैं ना, हवाई जहाज बना सकते, लोहा का उसमें भी थोड़ा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत कम में लेकिन किया जाता है। हर जगह घर बनाना है वहाँ पे लोहा का प्रयोग। लोहा जो हो गया आपका क्या कहते हैं, सरिया बोलते हैं, कहीं के उसको छड़ बोलते हैं। और लोहा को ही उद्योग का जननी कहा जाता है, माता। बड़ा बड़ा उद्योग बनाना है तो क्या लगेगा, लोहा ही लगेगा। एकदम एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेगा आराम से, ओके। आइए समझते हैं। लौह अयस्क, लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, उद्योग की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकाला जाता है। शुद्ध लोहा की जो मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। शुद्ध लोहे की मात्रा, अगर कौन कितना अच्छा है खराब है, अगर उसकी मात्रा में अगर देखा जाए तो भारत में जो है 3 प्रकार का लोहा पाया जाता है, एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ठीक है। तीनों के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। भारत में पूरे विश्व के लोहा भंडार का 1/4 भाग अंकलित है, ठीक है। भारत की अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में, पूरा विश्व में जो है, पूरा विश्व में बहुत सारा देश है, ठीक है, लेकिन इसका जो है 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो ये हो गया जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो है भारत में है। और इसमें बहुत सारा देश है, ये वो देश है, बहुत सारा देश है। ये पूरे देश को अगर देखा जाए तो 1/4 भाग जो है कहाँ, भारत में ही लोहा का भंडार है, ठीक है। खनिज की विशेषता, अब खनिज की थोड़ा सा विशेषता, खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। खनिज वितरण असमान है। खनिज समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन मतलब खनिज जो है समाप्त होने वाला संसाधन है, वैसा संसाधन जो समाप्त हो जाए। जैसे कोयला हो गया, कोयला का भंडार सीमित है, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब का भंडार जो है सीमित है, इसलिए कहा जाता है कि कम उपयोग करना है, ठीक है, जितना हो सके कम उपयोग करना और खोज निरंतर करना है, ठीक है। खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि हम लोग पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। कोई दिक्कत जी नहीं ना, आ जाओ। देश के अधिकतर खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती है। देश की जो है अधिकतर खनिज जो है निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पठार में और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी पठार में, ठीक है। देश के अधिकतर खनिज 3 पेटियों में ही पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पठार में, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में, ओके। आइए इस सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, इसलिए उधर डिटेल मैंने नहीं किया। यह देश की सबसे धनिक खनिज पेटी है। जो उत्तरी पूर्वी पठार है ना, जो उत्तरी पूर्वी पठार है देश का, वह जो है यह देश के सबसे धनिक खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा का पठार है तथा पूर्व आंध्र प्रदेश का पठार है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरक, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमियम, सिलीमेनाइड, फास्फेट जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। अब जो दक्षिणी पश्चिमी पठार है, यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती पठार पर फैला है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट के भी भंडार उपलब्ध है, ठीक है। अब तीसरा पेटी जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यह पेटी जो है राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारावाड़ कर्म की शैलों से संबंध है। यहाँ तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज होते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान, अरावली, ठीक है। कोई दिक्कत जी यहाँ तक समझने में?
ये जो हो गया उत्तरी पूर्वी पठार जो धनी है, सबसे ज़्यादा खनिज जो मिलता है वो हो गया छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये इन सभी जगहों पे इनका जो है क्या है, खनिज का खदान है। ओके, ज़्यादातर वहीं पे मिलता है। चलो भाई, लौह अयस्क के बारे में समझते हैं। लौह अयस्क, लोहा जो है आधुनिक सभ्यता के लिए रीढ़ है। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है, ये मैंने पढ़ा रखा ना। लोह खान से लौह अयस्क के रूप में मिलता है, लोहा जो है खान से लौह अयस्क के रूप में मिलता है। भारत में विश्व लोहा का भंडार 1/4 भाग है। सबसे अधिक चीन में लोहा होता है, सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो चीन में लोहा होता है। और पूरे विश्व की बात करें, पूरा विश्व में अगर मैं बात करें तो 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो है लोहा का जो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो लोहा का जो भाग है कहाँ है, भारत में है, और सबसे अधिक कहाँ है, चीन में। ओके, अब आते हैं बात, हम लोग ने इससे पहले बताया कि लौह अयस्क के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तीनों प्रकार के बारे में बताएंगे, पीछे जो आप लोग को बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे अच्छा कौन सा होता है, नहीं होता, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। भारत में लौह अयस्क 3 प्रकार के होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हेमेटाइट, इस लौह अयस्क में लोहांश सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है 68% होता है, और इससे लकीर खींचने पे लाल रंग का उगता है, और इसे इसलिए लाल अयस्क भी कहता है। सबसे अगर अच्छा बोला जाए कौन सा लौह अयस्क है या लोहा है, तो हेमेटाइट है। और हेमेटाइट इसलिए है कि इसमें जो है 68% जो है लोहा होता है। मैग्नेटाइट में जो क्या होता है, 60% लोहा होता है, और अगर इसको घिसिएगा ना तो काला रंग का दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको काला अयस्क भी कहा जाता है। और इसको खींचिएगा तो लाल रंग का उगता है, इसलिए इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। ओके, ये जो होता है, देखो पहला फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और ये जो है थर्ड हो गया, थर्ड मतलब थर्ड ग्रेड वाला है ये लोहा, ठीक है। समझ में आ रहा है। हेमेटाइट सबसे अच्छा लोहा, इसमें 68% लोहा पाया जाता है। दूसरी बात कि अगर इस पे लाइन खींचा जाए तो ये लाल रंग का उगता है, इसलिए इसको लाल अयस्क भी बोला जाता है। दूसरा आप लोग का हो गया इसमें 60, ये थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें 60% लोहा की मात्रा होती है, और इसे घिसने पे काला रंग का दिखता है, तो इसलिए इसको काला अयस्क भी बोला जाता है। ये जो है सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है, कौन, लिमोनाइट। सबसे घटिया किस्म का लोहा कौन सा, लिमोनाइट। जो लौह अयस्क मतलब कहाँ चलेगी, यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है। इसमें लोहांश की जो मात्रा होती है सिर्फ 40% होती है, 40% से कम भी कहा जा सकता, बहुत कम, ठीक है। इसे पीला अयस्क बोला जाता है, पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई दिक्कत जी, यहाँ तक समझने। मैं अंडरलाइन इसलिए कर दिया ताकि आपका फोकस रहे वहाँ पे। ओके, भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, भारत में जो लौह अयस्क की जो पेटियाँ हैं कहाँ कहाँ है, समझ लीजिए। उड़ीसा, झारखंड पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, आपको बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी, दुर्ग में वस्तार, चंद्रपुर पेटी, ठीक है। ये सब जो है कहाँ का, भारत का पेटी है, क्या है, भारत का ये सब पेटी है। झारखंड की पेटी, उड़ीसा, झारखंड की पेटी, महाराष्ट्र, गोवा की पेटी। तो अगर भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ पूछे तो ये आप लोग को बता देना है। ऐसे ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता, इसलिए दिमाग लगाना भी नहीं है ज़्यादा। मैग्नीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो मैंने आप लोग को समझाया, खनिज के बारे में समझा दिया, खनिज कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझा रखा है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज लौह युक्त खनिज और लोह युक्त खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, तीन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। लोहा के बारे में भी बता दिया। कोई दिक्कत हुआ, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों जो है लोहा का तीनों प्रकार बता दिया। सबसे अच्छा कौन होता है, सबसे घटिया कौन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। कोई दिक्कत जी यहाँ तक। अब हम लोग को मैग्नीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आ जाइए।
मैग्नीज, मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत विश्व में जो है तीसरा स्थान है, विश्व में जो है भारत का तीसरा स्थान है। और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान आप रूस को कह सकते हैं, ठीक है। रूस जो है मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान है। और भारत की अगर मैं बात करूं, भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है और मैग्नीज का जो है प्रथम स्थान है। और मैग्नीज का जो उपयोग किया जाता है जंग रोधी इस्पात, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है। साथ ही इसका प्रयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ओके, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल, ठीक है, VVI बोलो, इंपॉर्टेंट बोलो, जो बोलो, ये पूछा जाता है ज़्यादातर प्रश्न, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, तो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार जो है 1670 टन, 1670 लाख टन है, ठीक है। और मैग्नीज के संचित में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब यहाँ पे और पहला स्थान जिम्बाब्वे को है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में, मैग्नीज के संचित मतलब क्या होता है? भंडार, मतलब संचित, सुरक्षित करके रखा हुआ है, भंडार बोलिए संचित, ठीक है। संचित में भारत का जो है दूसरा स्थान है विश्व में और पहला स्थान जिम्बाब्वे को है। ओके, भारत में मैग्नीज जो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी जगहों पे जो है मैग्नीज का खान है, इन सब जगह पे पाया जाता है, मिलता है। भारत में सबसे अधिक अगर मैं बात करूं कहाँ पे मैग्नीज है तो उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में मैग्नीज कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है, कोई दिक्कत? और भारत में मैग्नीज का जो है खदान कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में एवं आंध्र प्रदेश में। इतना समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? इधर मैंने आप लोग को बताया कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान रूस का है, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी के लिए किया जाता है, इस्पात में किया जाता है, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, शुष्क बैटरी जो होता है उसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही पेंट तथा कीटनाशक दवाई बनाने में भी किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण जो था, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, मैग्नीज, भारत में मैग्नीज का संचित भंडार जो है 1670 लाख टन है, ठीक है। और संचित मतलब भंडारण करने में विश्व में जो है भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान जिम्बाब्वे को है, ठीक है। और भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? अगर बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखना है, कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। आइए भैया, अब हम लोग समझ लेते हैं बॉक्साइट। क्या समझ लेते हैं? बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण में किया जाता है, घरेलू साज सज्जा के सामान निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात, यहाँ पे एक बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उसी पे हर चीज बना सकते हैं, उसी का हर चीज उपयोग कर सकते हैं, इतना भंडार है, ठीक है। और इससे जो बनता क्या क्या है? बहुमुखी उपयोग वायुयान के निर्माण में यह हल्का होता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है, वायुयान के निर्माण में, ठीक है। विद्युत उपकरण के निर्माण में भी किया जाता है, घरेलू साज सज्जा के सामान के निर्माण में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु बनाने में भी किया जाता है। ओके, बॉक्साइट का वितरण की अगर मैं बात करूं, बॉक्साइट जो है भारत के अनेक क्षेत्र में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से भंडार जो है इसका कहाँ है? भंडार जो है इसका कहाँ? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये याद रखना बेटा आप लोग को, ठीक है। देश का आधा से आधा बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। देश का आधा से अधिक जो है उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन में 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है।
कुल उत्पादन मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा में ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षेत्र कहाँ कहाँ पे जो है बॉक्साइट का उद्योग है, उद्योग बोलते हैं भाई, भंडार है, अधिक मिलता है, तो ये आप लोग का जो हो गया, इधर मैंने बता रखा ना, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ, उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा में भारत के कुल उत्पादन में 42% बॉक्साइट कहाँ से उत्पादित किया जाता है, उड़ीसा से ही। अब उन्हें उधर बच गया कितने, 48, बाकी उतना जो है ही क्षेत्र, इसलिए सबसे ज्यादा यही हो जाएगा भारत में। तांबा की अगर मैं बात करूं, तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। ठीक है, अलौह धातु है जिसमें लोहा नहीं होता है, यह बिजली का अच्छा संचालक है, बोलते हैं ना तांबा। ठीक है, जिससे इसका ज्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है, बहुत ही कम है। तांबा का जो तार होता है वो बहुत ज्यादा उपयोग करने लगा है लोग, और इसका भारत में जो है, भारत में इसका अभाव है। ओके, झारखंड के पूर्व और पश्चिम, ठीक है, याद रखना है तांबा कहाँ मिलता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तांबा जो है कहाँ मिलता है, देखो भाई ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, एकदम एक एक चीजों को तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग आगे भी कोई एग्जाम अगर देना हो आप लोग को, तो उसमें भी आप लोग को यही सब पूछा जाता है, अदर कुछ नहीं रहता मेरे भाई। झारखंड के पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूमि, ठीक है, सिंहभूमि जिले में तांबा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कहाँ, झारखंड। अच्छा यहाँ पे ये नहीं देना, चलो समझ जाएंगे आप लोग, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो, तांबा राजस्थान के खेतरी में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है तांबा के लिए आप लोग को याद रखना है कहाँ, झारखंड में कहाँ, सिंहभूमि। ठीक है, और राजस्थान में कहाँ, खेतरी में पाया जाता है। ओके, याद रखना आप लोग को, और ये बहुत कम है, भारत में बहुत कम है, इसका अभाव है। ठीक है, अब अबरक के बारे में हम लोग समझते हैं। भारत विश्व में सीट अबरक का अग्रणी उत्पादक है, सबसे अधिक उत्पादक है भारत में इसका, और प्राचीन काल से ही अबरक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, यह विद्युत रोधी होता है। अब देखिएगा कभी कभी जाइएगा ना, पोल वगैरह पर रहता है इस प्रकार से लगा हुआ, देखिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि देखे हैं कि नहीं देखे ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें तार लगा दिया जाता है हाई वोल्टेज का। ओके, ये तार हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाता है, अबरक का ही बना रहता है, अबरक का बना रहता है, और ये जो होता है विद्युत रोधक होता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अगर अबरक का देखा जाए तो निपेक्ष की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अबरक का उत्पादन होता है। झारखंड, बिहार, ठीक है, बिहार झारखंड भारत का 80% अबरक उत्पादन राज्य है। राजस्थान देश का 3रा अबरक उत्पादक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अबरक का जो है आय करता है, मतलब आयतक है। ठीक है, यहां से अमेरिका भेजा जाता है। अब यहां पे याद रखना है, बिहार और झारखंड भैया अलग कब हुआ, झारखंड ये हुआ था 2000 ईस्वी में। कहा, 2000 ईस्वी में। ठीक है, बिहार और झारखंड कब अलग हुआ, 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो
बिहार और झारखंड मिलके, ठीक है, बिहार और झारखंड, झारखंड भारत का, हेलो, हाँ, भारत का 80% अबरख उत्पादन करता है, सबसे अधिक यहीं से होता है, ठीक है। और देश का अगर मैं बात करूं, देश का जो है तीसरा, राजस्थान देश का तीसरा अबरख उत्पादन राज्य है, ठीक है। पहला बिहार झारखंड हो गया, ठीक है, दूसरा तीसरा ये हो गया आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, आइए आगे चलते हैं। अब भैया हम लोग चूना पत्थर की बात कर लेते हैं। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट और 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। देश का 35% चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात उद्योग में, 4% रसायन उद्योग में प्रयोग किया जाता, और देश का जो है 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इतना ही जानना है, ज्यादा जान के फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे हम लोग समझते हैं। खनन उद्योग घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? तो भाई समझना, एक एक पॉइंट को हम समझा रहे हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्म पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम भी पीते हैं, आप भी पीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खनन। खनन का मतलब होता है खदा खोदना, खुदाई करना। एक जगह से मिट्टी हटा लिए, वो खनन हो गया। कोई उद्योग कोनो चीज का निकल गया, खान निकल गया, क्या करते हैं? खानते हैं, नीचे जमीन के अंदर होता है खान। तो खनन उद्योग मतलब, खनन उद्योग जो है, जो भी खनन खोद के कोई खनिज वगैरह निकालता है, वो घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? आप समझिए। एगो मूवी में भी देखे हैं, कोयला उद्योग में फंस जाता है अंदर में सब मजदूर, तो बोरवेल के सहायता से निकाला जाता है। आइए, तो जो वीडियो है ना भाई, कट फट वाला नहीं, एकदम सॉलिड, नो एडिटिंग। समझ में आ रहा है? चलो भाई, खनन उद्योग घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? इस उद्योग में श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब खनिज वगैरह निकल जाता है, उसमें कौन सा गैस होगा, नहीं होगा, उनका किस प्रकार से पर्यावरण को क्या करेगा। जब खराब गैस वगैरह निकलेगा तो लोग जो रहेगा उस खदान में काम करेगा, उसके लिए लाभदायक होगा? नहीं, नुकसानदायक होगा, ठीक है। लगातार धूल व हानिकारक धुएं से उसका क्या होने लगता है? सांस फूलने लगता है मजदूर लोग का। श्रमिकों के फेफड़ा से संबंधित बीमारियां हो जाता है। खदानों में पानी भर जाने पे आग लग जाने से श्रमिकों का डर बना रहता है। अगर खदान में पानी भर गया तो कहीं आग लग जाएगा, तो इस बात का डर रहता है लोगों को, ठीक है। कई बार खदानों की छत गिर जाने से अपनी जान गंवानी पड़ती है मजदूरों को, ठीक है। खनन के कारण नदियों का जल जो है प्रदूषित हो जाता है। खनन के कारण ही नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, और भूमि और मिट्टी पर क्या होता है? अपक्षय हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए खनन उद्योग को घातक उद्योग कहा जाता है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्यों? अब भैया देखो, संरक्षण इसलिए आवश्यक है, ये सब जो है अनवीकरणीय होता है, जिसे हम नहीं बना सकते हैं दोबारा, ठीक है, अपने से नहीं बना सकते हैं। ओके, तो खनिज को संरक्षण का मतलब होता है बचा के रखना। क्यों आवश्यक है? अब क्यों आवश्यक है? मान लेते हैं एगो पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में, बिना काम के हूँ करते हुए जो निकलता है। एक बात बता दें, उनके जो पोता होंगे ना, हूँ नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से हूँ होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना यूज हो सके ना, चाहे बिजली हो, पानी हो, जितना पेट्रोल हो, डीजल हो, जितना यूज की चीजें हैं ना, उतना ही कीजिए। बाकी भगवान 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मजे लीजिए घूम फिर के। ओके, आइए। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं।
खनिज जो है हमारे उद्योग और कृषि, उद्योग में भी खनिज का उपयोग किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है। नवीकरणीय योग्य नहीं है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसे हम दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कोयला फूंक दिए, जल गया, तो फिर उसको उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल खत्म हो गया, फिर उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा डलाना होगा तभी उपयोग कर सकते हैं। निपेक्ष निक्षेपकों पोकों क्या लिखा भाई, निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है, इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम बहुत तेजी से खनिज का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसी तरह अगर हम लोग उपयोग करते रहें तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले। मेरे पिताजी जो है बाइक में तेल डला के हूँ करते थे, तो उनको भी चाहिए ना हूँ करने के लिए, है कि नहीं जी। आइए, खनिज संसाधन का संरक्षण का उपाय क्या है, तो भाई कम यूज करो, पहला तो ये हो गया। खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की जो है बर्बादी कम हो, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक, परमाणित और लकड़ी का प्रयोग करें, ठीक है। खनन एवं खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय होना चाहिए। रद्दी एवं पुराने माल को पुनः प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हो सके तो पुनः उपयोग हो जाए तो पुनः उपयोग करना चाहिए। नियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से उपयोग करें, ताकि एक प्लान बना के उपयोग करना चाहिए, कि ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी का भी वो लोग देख सके। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे एनजीओ, ठीक है। ये सब चीज़ें, और ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलिए, शक्ति या ऊर्जा संसाधन अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग का जो है ये संसाधन जो था, खनिज संसाधन खत्म हो गया, इतना ही तक था, ओके। अब हम लोग ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा संसाधन को दूसरे रूप में शक्ति संसाधन भी कहा जाता है, ओके। तो शक्ति जो होता है, शक्ति या ऊर्जा विकास की कुंजी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हूँ करने की जो बात बताया, पेट्रोल वगैरह, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है क्या है, एक संसाधन ही है। इसलिए मैंने उधर भी बोला खनिज में भी उसका कम उपयोग करना, ज़्यादा उपयोग नहीं करना, और ढूंढना चाहिए कि और भी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। खनिज जो है कितना, भारत में खनिज कितना था, सॉरी पूरे विश्व में जो है 2000 खनिज ढूंढा गया था, ठीक है। लेकिन भारत में कितना पाया जाता है, भारत में 100 प्लस खनिज होता है, लेकिन यूज कितना हो रहा है, सिर्फ 20-30 यूज हो रहा है, ओके। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शक्ति या ऊर्जा संसाधन। शक्ति जो है ऊर्जा, जो शक्ति या उसको ऊर्जा बोल सकते हैं, पावर या एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। विकास की कुंजी है। शक्ति या ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकरण के आधार है। जैसे इसमें अब शक्ति में क्या क्या हो गया, ऊर्जा और शक्ति में क्या क्या आ जाता है, जैसे देखो कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत हो गया, आणविक ऊर्जा के आधार हो गया। ये सब क्या है, आपका ऊर्जा है। जैसे पेट्रोलियम हुआ तो आप कहीं सफ़र कर सकते हैं, कोयला हुआ जला के इंजन चलता था पहले, तो ये सब क्या ऊर्जा शक्ति हुआ। कहीं ना कहीं हमारे देश से शक्ति लगा, या हम किसी के वजह से जा रहे हैं, मान लिया जब हम बाइक में तेल डलाए हूँ करके जब हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमें ऊर्जा ही मिला। अब हम अपने ऊर्जा खाते और फिर चलते तो इसमें समय लगता, लेकिन उस समय बचा भी दिया और शरीर को भी बचा दिया, है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखो, शक्ति के साधन का वास्तविक विकास जो था 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। शक्ति के साधन का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। कोयला का उपयोग वाष्प शक्ति के विकास, ठीक है, वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कोयला का जैसे वाष्प इंजन बना था ना, वाष्प इंजन, पहले जो रेलगाड़ियां थी कोयला पे ही चलती थी, ठीक है। कोयला का उपयोग वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था, ओके। चलो आगे हम लोग और भी जबरदस्त चीजें समझेंगे इसमें, ये तो कुछ नहीं था। अब आइए, उपयोग के स्तर के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं देखने को मिला होगा, किताब जब उल्टाइएगा तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे इधर उधर भाग जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, टू पॉइंट पढ़िएगा तो मजा आएगा, है कि नहीं। चलो इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं
कि ऊर्जा जो है दो प्रकार, ऊर्जा किसको कहते हैं, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। साइंस में आप लोग पढ़े हैं ना। तो कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज़ की जब आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें जाना है, हमें जाना, मैंने जो उदाहरण दिया आप लोग को, हालांकि मुझे लग रहा था कि आप लोग नहीं समझे होंगे। हमें कहीं जाना है तो उसमें हम लोग तेल भराते हैं, आराम से चल जाते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए ऊर्जा ही हुआ। ठीक है, खाना बना लेते हैं कोयला पे, क्या हुआ, वो हमारे लिए ऊर्जा ही हुआ, है कि नहीं। जो हमारे लिए काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, तो काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जो हमारा काम हो ही रहा है ना, जिस चीज़ों से हमें काम हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से मेरा काम हो रहा है, वही क्या है, ऊर्जा है। ओके, तो ऊर्जा जो है मतलब उपयोग के स्तर पे, मतलब उपयोग करने के स्तर पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सतत शक्ति, एक समापनीय शक्ति। तो सतत का मतलब हो गया कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता, सतत मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, और समापनीय शक्ति का मतलब हो गया जिसका भंडार है ही नहीं, कभी भी वो समाप्त हो सकता है। जैसे सतत हो गया सौर किरणें, भूमिगत उष्मा, पवन, प्रवाहित जल, ये सब खत्म होगा जी, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। सूरज खत्म हुआ मतलब समझो अंधेरा ही अंधेरा है। भूमिगत उष्मा खत्म हुआ समझो पृथ्वी गया। ठीक है, पवन हवा खत्म हुआ समझो हम लोग गए, है कि नहीं। तो ये सब सतत विकास जो होता है, उपयोग स्तर के आधार पे, उपयोग करने के आधार पे जो है ऊर्जा जो है या शक्ति जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सतत शक्ति पहला हो गया, जिसमें आप लोग को हो जाता है सौर किरणें, भूमिगत उष्मा और पवन हो गया, प्रवाहित जल हो गया, मतलब चलने वाला जल जो स्पीड में चल रहा है, जिससे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। दूसरा हो गया समापनीय, मतलब जो समापनीय शक्ति हो जाता है, या ऊर्जा बोलिए, क्योंकि आप लोग की किताब में तो ऊर्जा दे रखा है बहुत जगह, शक्ति ऊर्जा हम इसलिए बता दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कोयला है। और इधर देखिए चाचा जी जो है सौर किरण से जो सोलर प्लेट बोलते हैं ना भाई, सोलर प्लेट से जो है चाचा जी सोलर प्लेट को पानी से एकदम साफ कर रहे हैं ताकि इस पे रोशनी पड़े, और रोशनी पड़ेंगे तो चाचा जी जो है अपना खेत पटाएंगे। ठीक है, खेत में पानी डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए चाचा जी ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, बिजली का उपयोग उस सौर किरण के माध्यम से ही खेत पटा, नहीं तो ये क्या करते, बिजली का उपयोग करते कि चाचा जी। और सब ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं। तो उपयोगिता के आधार पे ऊर्जा दो प्रकार होता है, उपयोग के आधार पे ऊर्जा दो प्रकार के होता है, एक सतत, दूसरा बताया था मैंने समापनीय। अब उपयोगिता के आधार पे जो है ऊर्जा दो प्रकार के होता है, तो समझ लेना सिम उसी प्रकार से, ज्यादा कुछ नहीं। प्राथमिक ऊर्जा, और प्राथमिक ऊर्जा होता है एक गैन ऊर्जा होता है। तो गैन ऊर्जा किसको कहते हैं, प्राथमिक ऊर्जा। तो इसमें जो प्राथमिक ऊर्जा होता है ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे रेडियोधर्मी खनिज, तो प्राथमिक से याद रखना, प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो प्राथमिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, और उसी से जो बनाया जाता है, प्राकृतिक गैस के मदद से जो बनाया जाता है, प्राकृतिक ऊर्जा के मदद से जो बनाया जाता है उसे गैन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक जो मैंने बताया, प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रेडियोधर्मिक खनिज हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक ही हो गया। और उसी के आधार से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे गैन ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत हो गया, बनाने का प्राथमिकता ऊर्जा का ही जरूरत होता है, जैसे कोयला जला के विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, पानी का बहाव से जो है क्या, बिजली उत्पादन करना, तो इसे गैन ऊर्जा कहा जाता है। ओके, स्रोत, सोर्स, मतलब स्रोत का मतलब हो गया सोर्स। ठीक है, स्थिति के आधार पर ऊर्जा दो प्रकार के होता है, एक क्षयशील ऊर्जा, एक अक्षयशील ऊर्जा। अब क्षयशील खत्म होने वाला, क्षय हो जाने वाला को क्षयशील ऊर्जा कहेंगे, मतलब खत्म होने वाले ऊर्जा को क्या कहेंगे, क्षयशील। और दूसरा अक्षयशील ऊर्जा, जो खत्म नहीं होता, तो क्षयशील ऊर्जा में हो जाएगा कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आणविक खनिज, ये सब क्या हो जाएगा, खनिज जो है खत्म हो जाएगा। मतलब इसी के नाम सब वही है, उसके आधार पे हम सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर अक्षयशील ऊर्जा, मतलब स्रोत के आधार पे देखा जाए कि इसका स्रोत क्या है, आने का स्रोत जो होता है, ये क्षयशील है मतलब खत्म हो जाएगा, अक्षयशील है जो खत्म नहीं होगा। प्रवाही जल कभी खत्म होगा जी, पवन कभी खत्म होगा, लहरें, सौर शक्ति खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया। आइए
संरचनात्मक गुणों के आधार पे, उनके क्वालिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे दो ऊर्जा कौन से, एक जैविक ऊर्जा, एक अजैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जिसमें जान हो, अजैविक ऊर्जा जिसमें जान ना हो। ठीक है, जिसमें जान हो जैसे मानव हो गया और प्राणी शक्ति हो गया। ठीक है, ये दोनों में जान होते हैं तो ये क्या हो गया, जैविक ऊर्जा हो गया। और अजैविक ऊर्जा जिसमें जान नहीं हो, जैसे जल शक्ति, जल में जान होता है, पवन में जान होता है, नहीं होता। सौर ऊर्जा में जान हो, सौर शक्ति में जान होगा, ईंधन शक्ति में जान होगा, नहीं होगा। जो जिंदा है वो जैविक ऊर्जा, जो मर रहा है, जो निर्जीव है वो क्या हो जाएगा, अजैविक ऊर्जा। तो अजैविक मतलब इसके संरचनात्मक क्वालिटी के आधार पे बताया जाए तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ओके, आ जाओ। शक्ति के स्रोत के समय के आधार पे, शक्ति के स्रोत मतलब शक्ति का जो है स्रोत आने का समय के आधार पर, टाइम के आधार पे देखा जाए तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। सभी में प्रकार दो ही होता है भाई, वही सब चीजों को हम बता रहे हैं, कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक है, वही सब चीजें को अलग अलग टाइप से, मतलब उसका आने के समय से क्या क्या प्रकार के ऊर्जा होता है, बाकी सब चीज तो उदाहरण तो वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आने जाने खत्म होने इसके आधार पे ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का टाइप बता रहे हैं। ठीक है, तो पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा मतलब हो गया कि जो हम लोग बहुत दिनों से जो करते आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दौर से बहुत दिनों से जो उपयोग करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, क्या हो जाएगा, ये पारंपरिक हो जाएगा। अपारंपरिक मतलब गैर पारंपरिक स्रोत क्या होगा, जिसका उपयोग आजकल हम लोग कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा का हम लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं, आजकल हमें नॉलेज हुआ कि भाई सोलर प्लेट में लगा के उससे विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार ऊर्जा हो गया, गर्म झरने हो गया, ये सब चीज का आजकल हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ओके, अब देखो कोयला के बारे में बेटा अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत मजा आ रहा है, एक एक चीजों को कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए ना तो मजा आता है। ठीक है, तब बड़े आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मजे से कमेंट करो भाई, करता। कोयला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में कोयला का अनुमानित भंडार जो था, 1 जनवरी 2008 की बायोडाटा के अनुसार देखा जाए तो 26,454 करोड़ टन जो था कोयला भारत में था 1 जनवरी 2008 को। लेकिन 2007 और 8 में कोयला का उत्पादन जो था कितना था, भंडार मतलब भंडार करके रखा गया था। ठीक है, और उत्पादन की बात करें 456.373 मिलियन टन था। ओके, और भारत में कोयला भंडार का 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। भारत में जो है कोयला भंडार को जो है 2 मुख्य भाग में जो है बांट दिया। ठीक है, अब ये चीजें ना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गोडावाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, गोडावाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ठीक है, टर्शरी कोयला क्षेत्र, एक हो गया गोंडवाना कोयला क्षेत्र। भारत के कोयला भंडार को 2 मुख्य भागों में बांटा गया, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, एक टर्शरी कोयला क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। भारत में कोयला का कुल संचित राशि अगर देखा जाए 98% है। ठीक है, भारत में कोयला के कुल संचित राशि का 98% गोंडवाना कोयला में उत्पादन किया जाता है। मतलब कि कुल उत्पादन की अगर बात करें तो 99% कोयला कहाँ से मिलता है, गोंडवाना से ही मिलता है, कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की कुल 113 कोयला क्षेत्र में से, ठीक है, भारत में कुल कितना कोयला क्षेत्र, 113, जिसमें से 80 जो गोंडवाना क्षेत्र में ही आता है। किस क्षेत्र में आता है, 80 जो है, 80 कोयला का खदान जो है किस क्षेत्र में आता है, गोंडवाना में ही आता है। ये 77,700 वर्ग किलोमीटर में ये जो गोंडवाना क्षेत्र है फैला हुआ है। और इस समय भारत में 553 कोयला खाने तथा 4 लिग्नाइट खाने कार्यरत है। ठीक है, इस समय अगर देखा जाए तो भारत में जो है, भारत ये जो है 113 कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और खान की हम यहाँ पे मिस्टेक से खान बोल देते हैं। भारत में जो कुल जो है 113 कोयला क्षेत्र में से 80 कोयला जो है, 80 जो है कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में ही आता है। और अगर मैं बात करूँ खदान की तो 553 खदान जो है जिसमें 4 लिग्नाइट कार्यरत है। ठीक है, तथा जिसमें 4 लिग्नाइट की भी खान कार्यरत है।
ये क्षेत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है और इन राज्यों में कोयला मुख्यतः नदी घाटी में मिलता है और इस दृष्टि से झारखंड व पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, मध्य प्रदेश व झारखंड में सोन घाटी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में महानदी घाटी। ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, इसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो यहाँ समझते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है और इन राज्यों में कोयला का जो मुख्यतः नदी घाटियों में मिलता है। किस घाटियों में? नदी घाटियों में मिलता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड व पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी से कोयला मिलता है। ठीक है, घाटियों में क्या है? घाटियों से मिलता है। और मध्य प्रदेश और झारखंड, यहां से बेटा ध्यान देना, मध्य प्रदेश और झारखंड की बात करें तो सोन घाटी से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा महानदी घाटी से। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी व वर्धा घाटी प्रसिद्ध है। ओके, आइए अब दूसरा मैंने बताया था, एक मैंने कोयला क्षेत्र, भारत में कोयला क्षेत्र को दो भाग में बांटा गया, एक गोंडवाना, दूसरा टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी। अब यहाँ वहां तो मैंने आप लोग को बता दिया कि भारत का जो है 99% कोयला जो है कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना से ही प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना से। ओके, अब यहाँ पे ये वो क्वालिटी भी उनका अच्छा होता है। क्या होता है? क्वालिटी भी गोंडवाना का बहुत अच्छा होता है। और ये टर्शियरी जो कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र में नया एवं घटिया किस्म का कोयला होता है। नया खराब कोयला होता है और इसमें घटिया किस्म का होता है। और ये इस श्रेणी का कोयला मुख्यतः आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में केवल 2% उत्पादन है इसका। भारत में 2% उत्पादन है। और गोंडवाना का जो है, गोंडवाना का जो है 98% है। कितना? 98% उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है, उत्पादन है। ठीक है, और भारत का भरता लिखा गया भाई, चलो भारत का 2% कौन सा? टर्शियरी में, टर्शियरी बोला जाता है ना, टर्शियरी, गोंडवाना और टर्शियरी। ओके, कोई दिक्कत हुआ? और भारत में केवल 2% तथा उत्पादन में केवल 1%। उत्पादन करने में 1% है। और उत्पादन में जो था ये, एक सेकेंड रुको, यहाँ से मिस्टेक हो रहा। भारत में केवल 2% तथा उत्पादन में 1%। जो ये जो है गोंडवाना का देख लो, याद हो जाएगा आप लोग को। गोंडवाना में यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ना, हाँ, संचित जो है, संचित कोयला भंडार जो है, कोयला 98% है। ठीक है, गोंडवाना में। और उत्पादन में भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में उत्पादन में 99% ये। और ये जो है टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी जो है, अगर संचित की बात करें, यहाँ जो कोयला संचित है कितना? 2%। और उत्पादन में जो है 1% है। ओके, कोई दिक्कत? याद रखना। अब देखिए लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, अब ये हम लोग समझ लेते हैं। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है, मतलब मीडियम क्वालिटी का जो कोयला होता है, या इसको कहा जाए खराब क्वालिटी का। ठीक है, इस लिग्नाइट कोयला में जो है नमी ज़्यादा होता है और कार्बन का जो होता है इसमें कम होता है। ठीक है, और लिग्नाइट कोयला में जो है धुआं अधिक देता है। और लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु हो गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र में जो है लिग्नाइट कोयला जो होता है
घटिया मतलब निम्न क्वालिटी, बहुत कम, अच्छा नहीं कहा जाता है लिग्नाइट कोयला को, निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें नमी जो होती है ज़्यादा होती है और कार्बन कम होती है, ठीक है। इससे अधिक धुआं निकलता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर इन सभी जगहों में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर देखा जाए, ठीक है, कार्बन की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो कोयला को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। इधर तो मैंने ये पेज आ गया है, कहीं ना कहीं से लग रहा है उलट के आ गया है। ओके, तो आगे देख लेते हैं पेज है कि नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? ये आपका एंथ्रासाइट। सबसे घटिया, ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? घटिया कोयला कौन सा है? आपका पीट कोयला है, ठीक है। ये जो है लिग्नाइट निम्न क्वालिटी का कोयला है। अब सभी का हम प्रतिशत बता देंगे आप लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो मात्रा है उनके आधार पे कोयला को 4 भागों में बांटा गया। कार्बन के आधार का मतलब हो गया उनकी क्वालिटी कैसा है, कोयला कौन सा अच्छा है नहीं है, क्योंकि अगर जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा तो वो क्या होगा, कोयला अच्छा होगा। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वो कोयला क्या होगा, खराब होगा। ओके, आइए समझते हैं। एंथ्रासाइट के बारे में सबसे पहले समझ ले। एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन, ठीक है, कार्बन की जो मात्रा होती है 90 से अधिक प्रतिशत होती है। कितना? 90% से अधिक होता है। ये जलने पे धुआं नहीं देता है और देर तक उष्मा देता है, गर्मी देता है। इसे कोकिन कोयला भी कहा जाता है। इसे जो है कोकिन कोयला भी कहा जाता है। यह धातु गलाने में भी काम आता है। बिटुमिनस कोयला में जो होता है 70 से जो है 90% की कार्बन की जो मात्रा होती है और भारत में सबसे अधिक यही कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला में 90 से अधिक होता है और बिटुमिनस में 70 से 90 के बीच में कोयला की जो है मात्रा होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे रखा जाए, फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया, ठीक है, सेकेंड क्वालिटी का कोयला। लिग्नाइट में जो है 30 से जो है 70% कोयला कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और ये थर्ड हो गया, क्वालिटी के आधार पे भी तीसरा स्थान पे हो गया। पीट जिसके बारे में बताए थे, पीट में कार्बन की मात्रा जो होती है 30% से भी कम होती है, ठीक है। और इसको घटिया कोयला भी बोला जाता है, घटिया किस्म का कोयला भी बोला जाता है, किस्म का कोयला है। ओके, ये कौन सा कोयला है? घटिया किस्म का कोयला है। आइए हम थोड़ा सा इधर आपको जो है फर्स्ट पेज में बताते हैं। इसमें जो है 90 से 90+ जो है क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिटुमिनस है उसमें 70 से 90 के बीच में जो है कार्बन की मात्रा होती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट में क्या होता है? 30 से 40 था ना, 70 तक होगा, 40 से 70 तक। चलो भाई 40 से 70 ही होना चाहिए। लिग्नाइट, हाँ 30 से 70 है। चलो 30 से 70% कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। ओके, इसमें छोड़िए दीजिए, 30 से भी कम होता है। कार्बन की मात्रा होती है। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? सबसे अच्छा कोयला पूछे एंथ्रासाइट, ठीक है, सबसे घटिया पूछे तो पीट। ओके, आ जाओ, कोयला के बारे में समझ गए आप लोग। भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है, याद रखना, भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और झारखंड और बिहार जो था एक ही राज्य था, ठीक है, याद रखना आप लोग को।
झारखंड और बिहार 2000 ईस्वी से पहले 2000, ठीक है, ईस्वी से पहले एक ही राज्य में था, एक ही राज्य में था। याद रखना आप लोग को, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इसलिए बता दिए। तो सबसे अधिक जो है कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ मिलता है उस चीजों के बारे में भी हम समझते हैं। पहले प्रमुख खनन क्षेत्र जो है झारखंड है, और झारखंड में जो है सर्वाधिक, सबसे अधिक, याद रखना आप लोग को, सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलेगा भैया? तो झारखंड में मिलेगा, ठीक है। झारखंड में कहाँ? राजमहल, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, इन सभी जगहों पे। छत्तीसगढ़ में भी कोयला मिलता है, चिरीमिरी जगह है वहां पे, चिरीमिरी क्षेत्र में कोयला मिलता है। उड़ीसा में जो है तालचर, रामपुर में जो है कोयला का खदान मिलता है। महाराष्ट्र में वर्धा, वामानापल्ली, कानपट्टी, ठीक है, कानपट्टी। मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज। तीन सभी जगहों पे जो है कोयला का खनन क्षेत्र है, कोयला वहां से खोद के निकाला जाता है। ओके, आ जाओ। अब बिहार के पास कुछ नहीं बचा, बिहार के पास कुछ नहीं बचा, बिहार में कोयला खान नहीं है। अभी मत समझिएगा कि बिहारों में होगा, सब ले लिया है झारखंड वाला। ओके, आ जाओ। पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। भैया मैंने बताया था ना पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल नहीं समझना है। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है एक अलग बात है, लेकिन पेट्रोलियम को ही पेट्रोल मत समझ लीजिए, ठीक है। उसको रिफाइन करके जो है दिया जाता है पेट्रोल में। ओके, बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन हम भी लंबा है तो क्या करें, इसको पढ़ा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त अध्याय है। इसको अगर ब्रेक लेते हैं तो मजा नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। अब बहुत कम, हमको लग रहा है 20-25 मिनट में खत्म हो जाए। अब हम लोग ऊर्जा संसाधन ही पढ़ रहे हैं ना, खनिज तो हो गया, खनिज के बारे में इतिहास पढ़ा दिया आप लोग को खनिज का। देखो, पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम में गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। भैया डीजल पेट्रोल सब यही में है, पेट्रोलियम से ही बनता है, जिसका मतलब समझ लो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, नहीं तो आना जाना सब जगह बंद। चलो ये चीज समझ में आ गया। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक तथा प्राकृतिक गैस का कुल भंडार अगर देखा जाए तो कितना है? 17 अरब टन है। भारत में विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत जो है पूरे विश्व में 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। यही से बोलते हैं ना, हूं करना छोड़ दीजिए, नहीं तो हूं कीजिएगा जो तेल भरा के, तो फिर बड़ा दिक्कत होने वाला है। ओके, आइए। तो भारत में पहली बार 1866 में असम घाटी में कुआं खोदा गया था, ठीक है। और भारत में 1890 ईस्वी में डिगबोई में पहली बार तेल मिला था। 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र का खोज हुआ था, और 1975 में मुंबई हाई तेल का जो है खोज हुआ था, याद रखना है। भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, हाई क्षेत्र, पूर्वी तट प्रदेश, बाड़मेर बेसिन। याद रखना, भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात, मुंबई हाई क्षेत्र और पूर्वी तट प्रदेश, बाड़मेर बेसिन, ठीक है। ये सब क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों के बारे में अभी हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, उत्तर पूर्वी प्रदेश देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 ईस्वी में तेल की खुदाई शुरू की गई। उत्तर पूर्वी प्रदेश में असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि तेल क्षेत्र आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। गुजरात हो गया, गुजरात क्षेत्र में पहली बार 1958 में तेल का पता चला, और गुजरात क्षेत्र में खंभात के बेसिन और गुजरात के मैदान आते हैं। ओके,
मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है, जहां 1975 ईस्वी में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था। सागर सम्राट मुंबई हाई समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया, जो एक जलायान है और पानी के भीतर तेल का कुआं खोदने का कार्य करता है। जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई तेल जो तेल जहां से उत्पादन किया जाता है, वहां पता चला कि तेल है, तो वो जो है क्षेत्र है मुंबई हाई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर मतलब समुद्री क्षेत्र में है। ठीक है, समुद्र में ही तेल का भंडार निकला वहीं पे, और तब वहां पे जो है सागर सम्राट बनाया गया, मतलब मुंबई हाई में समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया, जो एक जलायान, सिर्फ जल ही जल रहता है, उसके अंदर एक कुआं बनाया गया और पानी के भीतर तेल का कुआं खोदने का कार्य करता है ये सागर सम्राट। ओके, पूर्वी तट प्रदेश कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन तथा मोहाने के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है। बाड़मेर बेसिन समझ लो, बाड़मेर बेसिन मंगला तेल क्षेत्र से 2009 से उत्पादन शुरू हुआ और यहां प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आइए तेल परिष्करण केंद्र, वहां तो सिर्फ खदान, जो तेल आता है शुद्ध रूप से थोड़े आता है, उसको फिल्टराइज करना, उसके बाद जो बनाया जाता है तेल को फिल्टर उल्टर करके, उसके बाद ना आप उसको हूं करने के लिए अपने गाड़ी में डालिएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधक, उसको बोला जाता है परिष्करण केंद्र या तेल शोधक कारखाना, असम के डिगबोई में स्थापित हुआ और 1954 में तेल शोधक कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है। ओके, प्राकृतिक गैस के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योग में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, यहाँ पे देखो, प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योग में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ी चलाने में किया जाता है। तो नेचुरल जो गैस सीएनजी देखे हैं जी, सीएनजी नहीं देखे हैं, अब देखिएगा कैसे देखिएगा। बाहर जाते हैं तो ऑटो जो देखिएगा, ई रिक्शा जो चलता है, जो ग्रीन कलर का होगा ना, ऑटो या ई रिक्शा जो देखते हैं, जो ग्रीन कलर का होगा वो होता है सीएनजी वाला, और सीएनजी क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, समझे। तो वो गाड़ी भी चला सकते हैं उससे और विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। ओके, आ जाओ भाई। भारत में प्राकृतिक गैस का संचरित राशि जो है 700 अरब घन मीटर है और प्राकृतिक गैस प्राधिकरण का स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। प्राकृतिक गैस प्राधिकरण गैस का परिवहन, वितरण एवं विपणन करता है। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं समझना है। अब विद्युत के प्रकार समझ लीजिए। विद्युत के प्रकार, विद्युत ये देख रहे हैं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे जैसे छुएगा उठा के पटकेगा, है कि नहीं। तो ये देखो विद्युत के प्रकार कौन कौन से, किस प्रकार से हम विद्युत को उपयोगी बनाते हैं या मतलब उत्पादन करते हैं। सीधी बात बोलो तो जल विद्युत क्या होता है भाई, आगे बता देंगे, चलो बताते हैं। देखो एक डैम बनाया जाता है मेरे भाई, डैम समझते हो, बांध समझते हो ना, डैम बनाया जाता है। ये क्या हुआ, डैम, या इसको बोलो हिंदी में बांध। ठीक है, बांध बनाया जाता है और इधर पानी ही पानी है और यहाँ पे लगा दिया जाता है फाटक। ये क्या हो गया भैया, फाटक बन गया। और यहाँ से जो है इधर पानी जब अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो है फाटक खोल दिया जाता है, और खोलता है तो यहाँ पे लगा दिया जाता है दिमाग से टरबाइन, और टरबाइन जब लगा दिया जाता है, पानी का जो प्रवाह होता है जो निकलता है बड़ा स्पीड से निकलता है, तो ये टरबाइन लगता है घूमने। जब टरबाइन लगता है घूमने तो यहाँ से क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो हो गया जल विद्युत। ताप विद्युत जो होता है कोयला और पेट्रोलियम से निकाला जाता है, कोयला और पेट्रोलियम से। परमाणु जो विद्युत होता है आणविक खनिज से उत्पादित किया जाता है। तो समझ में आ रहा है, आगे भी हम समझेंगे। आइए ना, यहाँ पे जल विद्युत सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं जल विद्युत क्या है। जल से उत्पादित विद्युत को ही जल विद्युत कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया था सेम वहां पे आप लोग देख लीजिए, कोनो दिक्कत है नहीं ना। चलिए,
प्रवाहमय मतलब प्रवाह का मतलब होता है गुजरना या रास्ते से जाना या स्पीड में पानी का स्राव, यही सब हुआ प्रवाह ना। प्रवाह जल स्रोत से उत्पादित उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहा जाता है। भारत में 1889 ईस्वी में दार्जिलिंग, चाय की खेती वहीं पे होता है, चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, दार्जिलिंग में ही होता है, याद रखिएगा, समझ में आ रही ना। प्रथम जल विद्युत केंद्र संयंत्र स्थापना किया गया था। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग में चाय सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी को अपना देश आजाद भी हुआ था, तक भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो जल विद्युत के बारे में मैंने समझा ही रखा। इधर क्या है भाई, ये डैम है, ये जो है डैम है, ये बांध बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डैम जो बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, और ये इधर पानी है, पानी ही पानी है, ये डैम हो गया। और यहाँ पे जो है गेट लगा दिया जाता है, लोहा का जो दरवाजा लिखा गया है, लोहा का दरवाजा, मैंने जो बोला गेट, ये देख रहे हो ना, गेट लगा हुआ, ये गेट लगा हुआ सब जगह। ठीक है, गेट, जैसे गेट खोला पानी का फ्लो हुआ, स्पीड में आया, ये टरबाइन घूमा और ये कहाँ भेज दिया, जनित्र के पास, जनित्र में गया। ठीक है, विद्युत जनित्र में गया और वहां से ये क्या कहते हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर में भेज देता है, उच्च टावर भेज देता है, उसके बाद सब जगह लोगों के घर में भेजा जाता है। ओके, आ जाओ भाई, आजा आजा, चलो भाई, अब हम लोग समझ लेते हैं। इसके बारे में तो हम पहले समझा रखे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। भारत का प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन से, भारत का प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन से, ये भी समझ लेते हैं। देखो, हालांकि एनसीईआरटी में देखोगे तो भाई ये चीजें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट में खींच दिया गया, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। जब जल विद्युत संयंत्र आप लोग को पढ़ाई दिए हैं तो ये भी बताते हैं, क्या दिक्कत है। भाखड़ा नागल परियोजना विद्युत उत्पादन में है। ठीक है, भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजना में से कौन कौन से, भारत भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। ठीक है, याद रखना, पहला हम आपको बता रहे हैं, भाखड़ा नागल परियोजना आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे है बेटा, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना भी है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। सेकेंड आ जाता है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो बेटा है दामोदर घाटी नदी पर ही है। किस घाटी नदी पे, दामोदर घाटी पे। दामोदर घाटी परियोजना से जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को लाभ प्राप्त होता है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो कोसी परियोजना, कोसी को बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक नदी कौन सा है, ये पूछा जाता है ना, शोक नदी कौन सा है, तो कोसी नदी, याद रखना आप लोग को। ठीक है, कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पे ही है, ज्यादातर जो है नाम पे ही है। ठीक है, कोसी परियोजना आधी बिजली नेपाल और आधी बिजली कहाँ देते हैं, बिहार। और बिहार जो हमारे बॉर्डर से सटा हुआ देश है। ठीक है, आइए, बिहार और बिहार का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे हम लोग समझते हैं रिहंद। अब यहाँ रिहंद जो है, रिहंद परियोजना सोन की सहायता से रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे ही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील रिहंद नदी पर ही है। कहाँ है, रिहंद नदी पे ही है। रिहंद परियोजना से सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिजली को सप्लाई किया जाता है। ओके, आइए हीराकुंड परियोजना, ये प्रश्न पूछा जाता है। हीराकुंड जो है परियोजना, जो हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। महानदी पे कौन सा है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है और विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड परियोजना ही है। विश्व का सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है, हीराकुंड परियोजना ही। देख रहे हैं ना यहाँ पिक्चर, सबसे लंबा है हीराकुंड डैम। तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, तो ये तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा की सहायता से तुंगभद्रा नदी पर ही है। और तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। ठीक है, आ जाओ,
सारवती परियोजना, सबको हम परियोजना जो बता रहे हैं ना, जितने भी परियोजना है उससे 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। ओके, ज्यादा समय तो नहीं लगता इसमें, ठीक है। सारवती परियोजना सारवती नदी पर ही है। सारवती परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। सारवती परियोजना कर्नाटक और केरल, सारवती परियोजना से किसको लाभ मिल रहा है? कर्नाटक और, अच्छा, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। ओके, 8 था। अब आते हम लोग ताप विद्युत को पढ़ लेते हैं। ओके, ताप विद्युत, सबसे पहले जो आप लोग का था जल विद्युत, वो समझ गए, और जल विद्युत परियोजना कौन कौन से उसके बारे में भी बता दिया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, ताप विद्युत, जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है या प्राप्त उपयोग के लिए किया जाता है तो उसे हम ताप विद्युत कहते हैं। फिर से सुनेंगे, ताप विद्युत किसको कहेंगे? जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से प्राप्त का उपयोग किया जाता है उसे ताप विद्युत कहते हैं। ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। 1997 से 98 में ताप विद्युत का उत्पादन जो था 64,000 मेगावाट था, जो 2004 में बढ़कर जो है 7,84,921 मेगावाट हो गया। ओके, आ जाओ भाई। ये जो ताप विद्युत होता है ना, ताप का मतलब क्या हो गया? लो, ठीक है। आग लगा के गर्मी से उत्पादित ऊर्जा को ताप विद्युत ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। और देख रहे हैं ना, धुआं धुआं निकल रहा है ना। आइए, परमाणु विद्युत, परमाणु विद्युत समझते हैं। जब विद्युत का उत्पादन आणविक खनिज के विखंडन से मतलब टूटने से होता है उसे ही परमाणु विद्युत कहते हैं। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि आणविक खनिज है। ये जब टूटता है तो परमाणु विद्युत उत्पन्न होता है, विखंडन मतलब टूटने से। भारत में मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट जो खनिज है वो मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पिंच ब्लेड में 70 से 80% तक, पिंच ब्लेड में 70 से 80% तक क्या यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ है? झारखंड के जादूगोड्डा में। कहाँ? झारखंड के जादूगोड्डा में। ओके, आ जाओ। यूरेनियम मेघालय के जैंतिया पहाड़ी में और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। इल्मेनाइट समुद्री तट बालू में पाया जाता है। इल्मेनाइट का भंडार जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। वेनेडियम जो है झारखंड तथा उड़ीसा में पाया जाता है। ओके, अब विद्युत, परमाणु विद्युत पढ़ाते हैं आप लोग को। अच्छा, वही चीजें हैं क्या? अच्छा, परमाणु विद्युत अभी मैंने पढ़ा रखा ना, ये फिर से आ गया। चलो भाई, इसको हटाते हैं, फिर से एक पेज ऐड हो गया होगा। भारत में प्रमुख, इसको ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। भारत में प्रमुख विद्युत गिरी कौन कौन से, ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। भारत में जो है प्रमुख विद्युत गिरी जहां से विद्युत उत्पादन करके दूसरे राज्य में, एक दूसरे राज्य में जो है भेजा जाता है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी का नाम है तारापुर, और कहाँ पड़ता है वो? महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा, याद रखना। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी कोटा, कहाँ पड़ता है? कोटा, और कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी, ये कलपक्कम एक जगह है जो कहाँ पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? बुलंदशहर में है, और बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोई दिक्कत? ककरापार परमाणु विद्युत गिरी गुजरात का एक जगह है ककरापार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। केगा परमाणु विद्युत गिरी, केगा परमाणु विद्युत गिरी जो है जागवार में है, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी, ये जो है कुडनकुलम जगह है जो कहाँ? तमिलनाडु का क्षेत्र है। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, राणा प्रताप सागर विद्युत गिरी, कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी, नरौरा परमाणु विद्युत गिरी,
ककरापार परमाणु विद्युत गृह, केगा परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ये सब थे भारत के प्रमुख विद्युत गृह में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया इसका जो नाम है तारापुर विद्युत गृह कहाँ है, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो अगर कोटा रहे तो कोटा ठोक देना है, अगर राजस्थान रहे तो राजस्थान ठोक देना, क्योंकि कोटा जो है राजस्थान का ही एक जगह है। ठीक है, और ये कलपक्कम विद्युत परमाणु क्षेत्र जो है जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है वहीं पे है, और ये तमिलनाडु रहे तमिलनाडु मारना ना, तो कलपक्कम तो मार ही सकते हो। नरोरा जो है आप लोग का बुलंदशहर, बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ककरापार गुजरात में, जागवार कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। बस इतना ही था ना। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन से हैं, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देखें, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। ठीक है, बायोगैस, बायोगैस बहुत पहले ही हम जानते थे बायोगैस के बारे में, और सौर ऊर्जा तो आप लोग जान ही रहे हैं, पवन ऊर्जा जो हवा से, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सभी हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, सौर ऊर्जा, यह कम लगाव वाला, पर्यावरण को अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा इससे ज़्यादा लाभदायक होता है। सौर ऊर्जा की सहायता से आप खाना बना सकते हैं सौर कुकर में, लेकिन जिस दिन बादल आ गया या बरसात हो गया उस दिन खाना नहीं बनेगा। और इसका उपयोग किया जाता है, यह पर्यावरण को दूषित किसी भी प्रकार से नहीं करता है सौर ऊर्जा। ठीक है, ओके, आ जाओ भाई। राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा का ज़्यादा संभावनाएं हैं और ये दोनों जगह पर अब लग भी गया है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो देखिएगा कहीं कहीं इस तरह की टावर होती है और यहाँ पे जो है ये पंखा लगा होता है। ठीक है, ये घूमते रहता है, इससे क्या होता है, पवन ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं भारत का, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पवन उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता जो है कहते हैं भैया 50,000 मेगावाट है, बाप रे। और गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, एशिया मतलब समझते हैं जी, हाँ, महादेश, एशिया महादेश पढ़ा चुके हैं ना आप लोग को, यूरोप में जो राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे उसी समय बता दिए, हर बार बताएं तो मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। अब ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। गुजरात के कच्छ के लांबा का पवन ऊर्जा एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। ओके, कोई दिक्कत। और दूसरा बड़ा संयंत्र जो है तमिलनाडु को तूतीकोरिन में स्थित है। दूसरा, पहला भी भारत में और दूसरा भी कहाँ, भारत में है, याद रखना। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। ये जो लाइन कर देते हैं ताकि आप लोग याद करें। ठीक है, अब ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा कह सकते हैं, तथा तरंग ऊर्जा समुद्री ज्वार तरंग के कारण जो समुद्र में जो लहर उठता है, पहल मारता है, पानी लगता है इधर से उधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे हिलता है, वो जो है गतिशील जल से ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। जब गर्मी का समय आता है पृथ्वी देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। भारत का पहला भूतापीय संयंत्र जो है कहाँ था, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है। भारत का दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है, भारत का दूसरा भूतापीय संयंत्र जो है कहाँ है, लद्दाख के दुर्गा घाटी में है। याद रखना आप लोग को। बायोगैस एवं जैव गैस के बारे में अब हम लोग समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशिष्ट पशुओं, जो बायोगैस और जैव गैस कहाँ से होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि मतलब खेतों का जो अवशिष्ट रहता है, बचा सड़ा गला जो भी रहता है, ठीक है, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट, ठीक है, जो पशु रहता है, पशु वगैरह का लेटरिन वगैरह देखते हैं ना, गोबर ओबर,
ठीक है, वो हो गया। मनुष्य का भी गोबर आप समझ सकते हैं, ठीक है। उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस का उपयोग किया जाता है। जैविक पदार्थों का अपघटन से बायोगैस की प्राप्ति किया जाता है और जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थ का उदाहरण है। अब समझ में आ गया। देखो एक एक नोट्स जो मैंने बनाया है ना, एक एक चीजों को कवर किया है ताकि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, पर पढ़ के समझ सकते, इतना अच्छा है। ओके, आ जाओ। पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो जाता है और ये थैंक यू के साथ, कोई दिक्कत नहीं ना। इतने इतने बड़ा थैंक यू है और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हम तो आपको बोल रहे थैंक यू देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, कि आपने यहाँ तक मेहनत करके देखा और आपको थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप भी उधर से कमेंट में मारिए थैंक यू, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो फिर से हम आप लोग को याद दिला देना चाहते हैं, 85 81 80 29 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके आप लोग को जो है क्या बोलना है, सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है, बहुत कम दाम सस्ता दाम में आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई मिलते हैं, तब यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके छठे अध्याय को लेके ना। चलो इसको हम पहले 1 नंबर पेज पे चलते हैं। बाप रे कितने पेज, 77 पेज था। चलो भाई आपका जो है 5वां अध्याय तक जो है आप लोग का भूगोल जो है खत्म हो चुका है, इतिहास आप लोग का खत्म है और 2 अध्याय इसमें और है, ठीक है। 2 अध्याय 2 दिन में आप लोग का खत्म हो जाएगा, गारंटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जितना अच्छा हो सके आप लोग पढ़िए तो मज़ा आएगा, है कि ना। और ये एक बार में वीडियो कंप्लीट हो गया, हालांकि आप पूरे अध्याय को समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने खनिज के बारे में पहले बताया था, फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में बताया था, है कि नहीं जी। ओके, तो 5वां अध्याय खत्म हो गया, 2 दिन में आपका ये भूगोल को हम लोग गोल कर देंगे। ओके, तो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।